देखो पिछले दिन ही हम बता दिया था ना, ये कौन है? विद्युत रासायनिक सेल है ना। ये क्या है? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है, एगो होता है जिंक वाला, एगो होता है कॉपर वाला। नहीं, हमने ये कहा था कि जिंक क्या करता है, इसमें से निकल के विलयन में चल आता है। तो ऐसा होता है कि Zn इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो क्या बनता है? Zn प्लस 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 कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे चलाता है ना, इलेक्ट्रोड पे ना। तो ई कैसा इलेक्ट्रोड होता है? माइनस। ये कैसा इलेक्ट्रोड होता है? माइनस। यही इलेक्ट्रॉन इस रास्ते होते हुए तो यहाँ पे आता है। तो यहाँ से क्या करता है? Cu प्लस का विलयन जो है ये ले लेता है इस इलेक्ट्रॉन को। तो Cu यहाँ तो इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है ना Cu प्लस में। तो देखो Cu प्लस में ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड पर जी। किस पे हो रहा है ये? जिंक इलेक्ट्रोड पर। इसी को क्या कहता है? अच्छा, अब बाद में कहते हैं। अब कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर जो है जैसे U प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा? Cu। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लिया? इसका ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया, कौन? जिंक। जिंक का क्षार है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसमें आ गया विलयन में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा, यही इलेक्ट्रॉन घूम करके कहाँ आ गया? इस पे कॉपर पे आ गया। इसमें से Cu प्लस निकल के उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो ये Cu बन गया ना। तो हम ये नहीं देख सकेंगे, इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि जिंक जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें से जिंक निकलते जाएगा। किस में आता जाएगा? विलयन में आता जाएगा। इसमें कॉपर पे क्या होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड पे जमा होता जाएगा ना। कॉपर विलयन में से क्या होता है? जमा होते जाएगा ना। तो जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड पर कौन अभिक्रिया हो रहा है? यहाँ देखो, तो जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक का पहले ऑक्सीकरण संख्या कितना? 0, बाद में कितना हुआ? +2। तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण ना, बोलो ना। तो इसको एनोड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड। इस पे ये क्या हो रहा है? अपकरण ना। तो ये है कौन चीज? कैथोड ना। इसको अर्ध सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध सेल। ये भी क्या है? अर्ध, आधे ना है जी, अर्ध सेल। इसको क्या बोलते हैं? हाफ सेल ना। ये भी क्या है? हाफ सेल है ना। तो अच्छा, तुमको याद होगा कि जब विद्युत अपघटनी सेल बता रहे थे तो उसमें बोले थे ई क्या है? तब एनोड ना हुआ, ई एनोड हुआ ना। ये क्या हुआ? कैथोड हुआ। याद है ना? तो ई कैसा? प्लस ना, ई कैसा? माइनस। तो तुमको याद होगा उस समय कि हमने ये कहा था विद्युत अपघटनी सेल में कि एनोड धनात्मक होता है। याद है? एनोड पे क्या होता है? प्लस, और कैथोड पे क्या होता है? माइनस। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यही सब याद रखना ना। तो आज हमको अब पढ़ाना आज हमको क्या था कि विद्युत अपघटनी सेल ये है ना, विद्युत अपघटनी सेल की विशेषताएं। क्या पढ़ाना है? हाँ, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी नहीं, विद्युत रासायनिक सेल की विशेषताएं। विद्युत रासायनिक सेल की विशेषताएं नहीं, इंग्लिश में लिखेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना। तो विद्युत रासायनिक सेल का क्या लिखना है? विशेषता लिखना है। तो सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहला विशेषता में ये होगा कि देखो जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है ना, है? बोलो ना, जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो लिखना है सबसे पहले जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। अब विद्युत अपघटनी सेल बता दिया जिस पे ऑक्सीकरण उसको क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। दूसरा नंबर, कॉपर इलेक्ट्रोड पर
कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? अवकरण ना, कॉपर इलेक्ट्रोड पर अवकरण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे कैथोड कहते हैं ना, कैथोड कहते हैं। कोनो दिक्कत? तीसरा नंबर में है, ये देखो तो क्या गो अर्ध सेल है? दो गो ना। प्रत्येक अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है ना। तो लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं ना रे। विद्युत रासायनिक सेल में कितना अर्ध सेल? 2 अर्ध सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं। अर्ध सेल होता है ना। प्रत्येक अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया, प्रत्येक अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है। नहीं, प्रत्येक अर्ध सेल में होने वाले क्या कहलाते थे? अर्ध सेल अभिक्रिया। हम अब समझा देते हैं, देखो कैसे होता है, कैसे होता है ये कह देते हैं। अरे ये क्या किया, इसमें से देखो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो छोड़ा तब नहीं Cu प्लस ग्रहण किया। तो ये हो सकता है कि ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए। ई ग्रहण तब करेगा जब ये क्या करेगा? छोड़ेगा। तो इसमें अर्ध सेल अभिक्रिया हो रहा ना, इसमें आधा ये अर्ध सेल अभिक्रिया है ना, ये अर्ध सेल अभिक्रिया है ना। दोनों साथ साथ होगा कि अलग अलग होगा? साथ साथ होगा। ये छोड़ेगा तो ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो क्या लिखेगा अगला पॉइंट में? क्या नंबर होगा? 4। दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाएं क्या होगा? बोलो जैसे, दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाएं क्या होती हैं? साथ साथ होती हैं। नहीं, दोनों सेल अभिक्रिया क्या होती है? साथ साथ होते हैं। 5वां नंबर में ये देखना है। देखो 5वां नंबर में है जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। अरे जिंक छोड़ के आ गया तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया ना। तो क्या लिखेगा? जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं ना। जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड कैसा है? ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक है। जिंक इलेक्ट्रोड क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है? तार द्वारा किस पे आता है? कॉपर इलेक्ट्रोड पे आता है ना। है ये इलेक्ट्रॉन तार से प्रवाहित होकर कॉपर इलेक्ट्रोड पर आता है ना। कॉपर इलेक्ट्रोड पर आता है, कॉपर इलेक्ट्रोड आता है तथा Cu प्लस प्लस इसे ग्रहण करके Cu प्लस प्लस ग्रहण करके क्या बनता है? Cu में बदल जाता है ना। Cu में बदल जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ छोड़ दिया ना यहाँ इलेक्ट्रॉन जी। अरे इस पे आया तो छोड़ दिया ना। अर्थात Cu कैसा इलेक्ट्रोड है? Cu धनात्मक इलेक्ट्रोड है ना, है धनात्मक इलेक्ट्रोड है। देखो 6ठा नंबर का पॉइंट है, यहां देखो तो अगर ये देखेगा बाहर, देखेगा सेल से बाहर, तो सेल से बाहर ही ना हुआ जी सर। तो सेल से बाहर देखो तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, धारा किधर जा? इधर से जा ना। तो सेल से बाहर देखेगा तो विद्युत धारा किधर? कॉपर इलेक्ट्रोड से लेकर किधर आता है? जिंक में है। लेकिन देखो लवण सेतु में देखो तो धारा जो ऐसे आ रहा है ऐसे, तो लवण सेतु में ऐसे जाएगा है। तो क्या लिखेगा? सेल से बाहर
धारा किधर, Cu इलेक्ट्रोड से किधर की ओर, बोलो ना, Cu इलेक्ट्रोड से Zn इलेक्ट्रोड की ओर, Zn इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है कि ठीक है कि ना, Zn इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है, जबकि सेल के भीतर का मतलब ये है किधर से किधर, Zn इलेक्ट्रोड से, Zn इलेक्ट्रोड से Cu इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। नहीं बोलो, किधर से किधर, इसी को यो भी कह सकता है कि लवण से तुम किधर से किधर जाता है, Zn से Cu। धारा इसमें ऐसे नहीं जाएगा जी, हाँ ठीक। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है और ये इलेक्ट्रॉन, उस समय कहाँ ध्यान रहता है, लिखो ना तेजी से। देखो क्या नंबर होगा, 7। यहाँ एक बार फिर से देखो, इस Cu प्लस इसमें आके जमा होता है ना, इस पे Cu, तो ये CuSO4 का ना विलयन है। तो जब सेल कार्य करने लगता है, कार्य करने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, धारा चलने लगा, तो इसमें से Cu निकल के जाने लगता है ना Cu के छड़ पे, तो CuSO4 का सांद्रण क्या होता है, घटेगा ना रे, अरे CuSO4 घटेगा ना विलयन में। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ से जिंक निकल के इसमें आएगा ना, तो विलयन में ZnSO4 का सांद्रण क्या होगा, बढ़ेगा। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि Cu क्षार का सांद्रण क्या होता है, Cu क्षार मोटा हो जाता है ना, Cu क्षार के द्रव्यमान में वृद्धि होता है ना, क्योंकि ये यहाँ से जमा होकर किस पे आता है, Cu पे आता है। यहाँ Zn के द्रव्यमान में क्या होता है, Zn जिंक के क्षार के द्रव्यमान में कमी, इसमें तो निकल किसमें आ रहा है ना, इसमें से इसमें जा रहा है ना, तो बोलो ना, तो लिखेगा सेल के क्रियाशील होने पर, मतलब कार्य करने पर है, क्रियाशील होने पर Cu प्लस प्लस नहीं विलयन से निकलकर Cu क्षार पर एकत्रित होता है, Cu क्षार पर एकत्रित होते रहता है, जिसके कारण विलयन में CuSO4 का सांद्रण क्या होता है, घटते जाता है ना, इसलिए विद्युत का प्रवाह भी कम होते जाता है। ठीक है बात, विद्युत का प्रवाह भी कम होते जाता है। क्यों कम होते जाएगा, विद्युत का प्रवाह किस पे निर्भर करता है कि इसमें से Cu निकल के इस पे आए, इस पे से निकल के जाना कम हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आना भी क्या होगा, कम हो गया, माने विद्युत का प्रवाह भी क्या होगा, घट गया ना। इसको ऐसे भी लिख सकता है जिंक की तरफ से ना, क्या लिखेगा, सेल क्रियाशील होने पर Zn क्षार से Zn निकल कर किस में, विलयन में आता है ना, जिसके कारण विलयन में ZnSO4 का सांद्रण क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए इसका सांद्रण विद्युत प्रवाह क्या होता है, कमी होता है ना। 8वां देखो, जिंक के क्षार में होने वाले, जिंक के क्षार के द्रव्यमान में होने वाले कमी, इसमें क्या होगा, Cu में वृद्धि ना, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है ना। तो जिंक क्षार के द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि, तथा जिंक क्षार के द्रव्यमान में होने वाली कमी ना होगा जी, कमी तथा Cu क्षार के द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि उसके तुल्यांकी भार के
समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात इसको ऐसे लिख सकता है कि जिंक छड़ के द्रव्यमान में कमी या ह्रास, द्रव्यमान में कमी या ह्रास बट है कॉपर छड़ के द्रव्यमान में वृद्धि, ये बराबर होगा किसका? जिंक का तुल्यांकी भार बटे तुल्यांकी भार बटे कॉपर का तुल्यांकी भार, ना कॉपर का तुल्यांकी भार। समझ में आया ना? ये ऐसे हो गई है, इसमें कमी होगा तुल्यांकी भार के बराबर, इसमें वृद्धि होगा किसके? तुल्यांकी भार के बराबर। ठीक है।